हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 की हम यहां पर क्लास कर रहे हैं और आज से हमारा आईसीटी स्टार्ट हो गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज से हमारा स्टार्ट हो गया है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। सो गाइस, जल्दी से आप सभी आ जाइए। देखिए, आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को आप सभी को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन पर जाना है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर देखिए, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। तब भी आप टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर ज्वाइन कीजिए। देखिए, क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास का पीडीएफ आपको सारा कुछ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर लिया जाता है। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। सो गाइस, देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक है। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सो गाइस, देखिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आईसीटी सामान्य संक्षिप्त यानी कि जो फुल फॉर्म है, देखिए, एक क्वेश्चन पेपर 1 में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जहां से किसी की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, किसी की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। अब देखिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से कुछ देखिए, उन्हीं को हम यहां पर पढ़ेंगे। जैसे कि एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, यह फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, आगे भी पूछी जा सकती है, आगे भी पूछी जा सकती है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, जितनी भी फुल फॉर्म है, जितनी भी फुल फॉर्म है, उन सभी फुल फॉर्म को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए किसी भी तरह से। देखिए, यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है हमेशा, ठीक है। अब जैसे यूएसबी हो गया तो यूनिवर्सल सीरियल बस, इसको याद कर लीजिए। मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। वान हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, इसको पढ़ लीजिए। लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। सीपीयू हो गया सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ओएस को इस बार भी पूछा गया था। ये सारे हमेशा पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ओएस को इस बार पूछा गया था, एएलयू को भी पूछा गया था। एएलयू को यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट, इसको भी इस बार पूछा गया था, ठीक है। और डिजिटल, देखिए इसको भी पढ़ लीजिए, डीवीडी को, इसकी फुल फॉर्म। अब देखिए, सीडी कंपैक्ट डिस्क, इसको भी पढ़ लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपैक्ट डिस्क। और देखिए, रोम की फुल फॉर्म पूछी जाती है, रैम की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। देखिए, रोम की रीड ऑनली मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी, और रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और देखिए, आईसीटी की हम यहां पर क्लास कर रहे हैं, तो आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन मिलाने वाले आ जाते हैं। सिम की फुल फॉर्म देखिए, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, इसको पढ़ लीजिए। यूआरएल की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, सिम की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है और यूआरएल की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। ये सारा कुछ आगे भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट की फुल फॉर्म क्या है? डॉको की डॉक्यूमेंट है। और देखिए, पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसको पढ़ लीजिए। और देखिए, डब्ल्यूडब्ल्यू की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसको बहुत बार पूछा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, एचटीटीपी, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। आईपी की फुल फॉर्म भी इस बार पूछी गई थी, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इस बार पूछा गया था ये, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। पैन की फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, परमानेंट अकाउंट नंबर। और पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। एटीएम की फुल फॉर्म हो गया आपकी वाईफाई हो गया। और देखिए, आईएफएससी बोलते हैं ना, आईएफएससी कोड दीजिए, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। अब यहां से क्लास आपकी स्टार्ट होती है। गाइस देखिए, जितना कुछ यहां पर पढ़ाया जा रहा है, सारा कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग
आपको पढ़ाया जा रहा है। अब सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, किसे कहा जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। तो देखिए इंग्लिश में सूचना प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी को। यह क्या है? एक तकनीकी क्षेत्र है। क्या है? एक तकनीकी क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी एरिया है। सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? एक टेक्नोलॉजी एरिया है, तकनीकी क्षेत्र है, जो सूचना को प्राप्त करता है, संचालित करता है और सुरक्षित करता है, और सूचनाओं का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। सूचनाओं को प्राप्त करता है, संचालित करता है, सुरक्षित रखता है और आदान प्रदान करता है। और यह कैसे होता है? देखिए किसके उपयोग से होता है? तो कंप्यूटर, और कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसके उपयोग से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, संचालित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, सुरक्षित रखा जाता है। और इसमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार के कार्यों को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कार्यों को अंजाम देने के लिए इस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के कार्यों को अंजाम देने के लिए। जैसे कि कार्य क्या क्या हो गया? सूचनाओं को आदान प्रदान करना, प्रसारित करना, सूचनाओं को सुरक्षित रखना और संचालित करना। ठीक है, सूचनाओं को प्राप्त करना, जैसे कि आप सूचना प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी संचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, विशेष रूप से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी है, संचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे दूर संचार। ठीक है, दूर संचार, कहीं बहुत दूर हमने वहां पर कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करनी है, वार्तालाप करना है। अब तो आप अपने फोन से ही आप कॉल करके बातचीत कर लेते हैं, वहां पर अपने दोस्तों के हालचाल पूछ लेते हैं। ब्रॉडकास्ट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया है, जैसे लाइव आपको समाचार दिखाए जाते हैं, लाइव कोई घटना कहीं पर घटित होती है तो वहां पर लाइव दिखाया जाता है। ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग, यानी कि वहां पर ऑडियो वीडियो दिखाया जाता है। विजुअल प्रोसेसिंग यानी कि लाइव आपको वहां पर दिखाया जाता है। ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया हमारा, और नेटवर्क को कंट्रोल के लिए इस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किस किस के लिए किया जाता है? दूर संचार के लिए किया जाता है, ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए किया जाता है, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, जैसे कि कॉल करना हो गया, वीडियो लाइव हो गया, ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, और नेटवर्क तकनीकी को कंट्रोल किया जाता है। नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है, इस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। किसका? आईसीटी का उपयोग किया जाता है। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया ना? अब देखिए सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम सूचना को एकत्रित करते हैं, यानी कि आईसीटी के माध्यम से हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या करते हैं? सूचना को एकत्रित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, संग्रहित करते हैं। ठीक है, कलेक्ट करते हैं, उसमें हम संशोधित करते हैं। कहने का मतलब यह है उसमें हम संशोधित करते हैं, उसे बहुत अच्छे से उस सूचना को देखिए जब समाचार या न्यूज आप सुनते हैं तो आप तक पहुंचाने के लिए क्या करता है? आईसीटी के माध्यम से सूचना को कलेक्ट करता है, उसमें संशोधित करता है, उसे इंटरेक्टिव बनाता है, जिसके कारण से आपका जो ध्यान है उस सूचना की तरफ जाए, उस न्यूज की तरफ जाए। ठीक है, उसको उसमें संशोधित किया जाता है और फिर उसको लास्ट में क्या किया जाता है? उसे प्रेषित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। उस न्यूज को क्या किया जाता है? प्रसारित किया जाता है। कहीं पर कोई घटना घटित होती है और वहां पर क्या करता है? जो न्यूज चैनल होता है वो क्या करता है? सूचना को इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, उसके बाद उसको इंटरेक्टिव तरीके से बनाता है। ठीक है, इंटरेक्टिव तरीके से बनाता है, कहने का मतलब उसमें संशोधित करता है। ठीक है, और जब इंटरेक्टिव तरीके से बना लेता है उसके बाद क्या करता है? प्रेषित करता है, प्रसारित करता है। देखिए उसमें संशोधित करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इंटरेक्टिव बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि लोगों का ध्यान उस सूचना पर जाए, ठीक है, उस न्यूज पर जाए, इसीलिए उसको उसमें संशोधित किया जाता है। ठीक है, यह तकनीकी विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों का उपयोग करके सूचना के उत्पादन, विवरण और आदान प्रदान में मदद करती है।
कहने का मतलब यह है कि जो आईसीटी तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, विभिन्न प्रकार के जो कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर, स्मार्ट कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर हो गए हैं, उन कंप्यूटर और नेटवर्क साधन का उपयोग करता है। ठीक है, नेटवर्क साधन का उपयोग करता है, इंटरनेट का उपयोग करता है, और उसके बाद सूचना के उत्पादन, वितरण और आदान प्रदान में मदद करता है। ठीक बात, इसको आप अच्छे से समझ गए? इतना समझ आ गया ना? अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार, जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र विकास है, उसके कार्यक्रम के अनुसार सूचना क्या है? संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न उपकरण सेवाओं, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है उसके अनुसार सूचना संचार प्रौद्योगिकी, विभिन्न उपकरण और सेवाओं और अनुप्रयोग का समूह जिसका प्रयोग सूचना के उत्पादन, वितरण, आदान प्रदान में किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभिन्न उपकरणों का उपयोग करता है, सेवाओं का उपयोग करता है, अनुप्रयोग का समूह उसका भी उपयोग करता है, और सूचनाओं का उत्पादन करता है, वितरण करता है और आदान प्रदान करने में आईसीटी का उपयोग करता है। सूचना प्रौद्योगिकी का या संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, आईसीटी का उपयोग करता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है समृद्धि को समर्थन करना होता है। ठीक है, आईसीटी का जो मुख्य उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार वो क्या है? समृद्धि को समर्थन करता है और सभी व्यक्तियों को समानता और समावेशित के साथ जोड़ता है। ये नहीं देखता है कोई व्यक्ति अमीर है, कोई गरीब है, ये नहीं देखता है। आजकल सभी के पास मोबाइल फोन है, सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन सभी को समावेशित करता है। क्या करता है? समावेशित करता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया ना? अब देखिए, इस प्रौद्योगिकी ने आधुनिक वाणिज्य, देखिए इस प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग आधुनिक वाणिज्य और व्यापार का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण अंग बना दिया गया है या बन गया है। देखिए, आईसीटी के प्रयोग से व्यापार भी किया जाता है, आधुनिक वाणिज्य और व्यापार भी किया जाता है। जैसा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप सभी को मालूम है आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, है ना? तो ये क्या एक हिस्सा हो गया है, आईसीटी का उपयोग करके व्यापार किया जाता है। आप कपड़े लेते हैं, आपको खाना खाना है तो आप ऑर्डर कर लेते हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारे कंपनीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं आपको। ट्रेवल्स कंपनीज होती है, आपको कहीं जाना है तो आप गाड़ी बुक कर लेते हैं, ऑनलाइन बुक कर लेते हैं। ये क्या है? आईसीटी का उपयोग किया जा रहा है। संचार क्रांति के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी एक प्रमुख घटक माना जाता है। ठीक है, संचार क्रांति के परिणाम स्वरूप ही, मतलब संचार क्रांति के परिणाम से ही इलेक्ट्रॉनिक संचार को एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, प्रमुख घटक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी ने विश्व भर की अर्थव्यवस्था को जोड़कर, देखिए सूचना प्रौद्योगिकी ने विश्व भर की अर्थव्यवस्था को जोड़कर एक वैश्विक सामाजिक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। आईसीटी ने क्या किया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया है? पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमिक है, जितनी भी अर्थव्यवस्था है, उन सभी को जोड़कर एक वैश्विक सामाजिक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है, जिसे ग्लोबल गांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोबल गांव कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए सूचना प्रौद्योगिकी विश्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, निभाती है। ठीक है, अभी तक निभा रहा है। आईसीटी विश्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह क्या है? आगामी दिनों में बहुत तेजी से प्रगति करने की उम्मीद है। मतलब कहने का मतलब है आगामी दिनों में बहुत तेजी से प्रगति कर रही है और आगे भी करेगी। ठीक है, अब देखिए, सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के विभिन्न घटक और उन घटकों का उपयोग कैसे किया जाता है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए। देखिए, क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो विभिन्न घटक हैं उनका उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दूर संचार और ऑनलाइन शिक्षा। दूर संचार और ऑनलाइन शिक्षा, देखिए आईसीटी के माध्यम से विद्यार्थी और शिक्षक, देखिए विद्यार्थी और शिक्षक अपने घर से ही ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकते हैं, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप अभी यूट्यूब क्लास ले रहे हैं, इस क्लास को पढ़ रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ये क्या है, ऑनलाइन शिक्षा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, यानी कि आईसीटी के माध्यम से आप ले रहे हैं, और यह उन्हें समय और यात्रा की बचत कराता है, यानी कि आपके टाइम को बचाता है। आप कोचिंग सेंटर में जाएंगे, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जाएंगे, आने जाने में आपका जो समय लगेगा तो उसको बचाता है। उच्चतर शिक्षा तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, जो हायर एजुकेशन है उस तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। जैसा कि आप अभी यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यहां पर क्लास भी ले रहे हैं पेपर 1 की, तो देखिए ये क्या कर रहा है, आपको हायर एजुकेशन तक पहुंचाने में सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इंटरेक्टिव पार्ट। इंटरेक्टिव पार्ट का मतलब है कि शिक्षक इंटरेक्टिव पार्ट तैयार करके छात्रों को समझाने में क्या करता है, मदद कर सकता है। अब देखिए ये क्लास यहां पर आपको पढ़ाई जा रही है, तो देखिए यहां पर जैसा कि मैं यहां पर टीचर हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इंटरेक्टिव तरीके से कोशिश कर रहा हूं आपको इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाऊं, जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़े। और देखिए इंटरेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है, जैसे ग्राफिक्स की मदद से, वीडियो की मदद से, जो कि यहां पर आपको क्लास दी जा रही है, वीडियो की मदद से ही आपको क्लास दी जा रही है। एनिमेशन का उपयोग करके अधिक रोचक, यानी कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड यानी कि अधिक रोचक बनाकर इंटरेक्टिव आकर्षक पाठ तैयार किया जाता है, कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेक्टिव पार्ट आप समझ गए ना, कैसे ग्राफिक्स वीडियो की मदद से, एनिमेशन के उपयोग से इंटरेस्टेड क्लास बनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता। शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता, शिक्षक के लिए उपयुक्त सामग्री आसानी से इंटरनेट और अन्य ऑनलाइन स्रोतों से उपलब्ध होती है। कहने का मतलब यह है कि टीचर्स के लिए सारा कंटेंट, जो पढ़ाने के लिए जो सामग्री चाहिए, जो भी मटेरियल, जो भी कंटेंट चाहिए, वो इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है। शिक्षक और छात्र, देखिए टीचर्स और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विभिन्न विषयों के लिए अध्ययन सामग्री का उपयोग करता है। यानी कि टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत सारे जो अध्ययन सामग्री है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए अभ्यास क्रमों का ट्रैकिंग। तो आईसीटी द्वारा शिक्षक क्या करता है, पेन सही से नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों। अभिभावक और छात्र के अभ्यास क्रम और प्रगति को ट्रैक करता है। इससे क्या होता है, उन्हें छात्रों के विकास पर ध्यान देने में सहायता मिलती है और उन्हें बेहतर तरीके से गाइड किया जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर क्लास पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक भी देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं और पूछते हैं कि सर हमें यहाँ पर समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके सारे टॉपिक्स को, सारे डाउट को माई पेपर 1 सीरीज में कंप्लीट किया जाता है, क्लियर किया जाता है। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉपर मुझे कहते हैं, कॉल करके कहते हैं कि सर हमें गाइड कीजिए। जब उनसे क्वेश्चन से पूछता हूं कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना क्लास लेते हैं, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज कितना प्रैक्टिस करते हैं, जब वो मुझे बताते हैं तो मुझे उनकी कमियां मालूम होती, तो मैं उनको गाइड करता हूं, उनको बताता हूं कि आप इस तरह से और बेहतर कीजिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अब देखिए शिक्षक और छात्र के अंतरक्रियात्मक विकास। कहने का मतलब यह है कि टीचर्स क्या करता है, विभिन्न शिक्षक यानी बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर और एप्स के माध्यम से छात्रों का अंतरक्रियात्मक विकास किया जा सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर से अपनी शिक्षा का खेल खेल में समझा सकते हैं, उनमें रुचि पैदा कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर और एप्स की मदद से छात्रों का जो अंतरक्रियात्मक विकास करते हैं। कहने का मतलब यह है, मतलब इंटरनल एक्टिविटी उनसे करवाते हैं
और ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो अपनी शिक्षा को खेल खेल में समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और उनमें रुचि पैदा करते हैं, यानी कि इंटरेस्टेड, मतलब उनका जो इंटरेस्ट है वो पैदा करते हैं। बच्चे होते हैं, आप सभी ने देखा होगा, बच्चे क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो उनको क्या करते हैं, खेल खेल में उनको पढ़ाया जाता है। और आप देखिए कंप्यूटर पे यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं जो खेल खेल में बच्चों को पढ़ा लेते हैं, समझा लेते हैं, ठीक है, उनका जो अंतरक्रियात्मक विकास करते हैं, ठीक है, उनका जो इंटरनल एक्टिविटी करवाकर उनका विकास करते हैं, उनका डेवलप करते हैं। अब देखिए सीखने की अवधारणा को सुधारना, यानी कि आईसीटी के माध्यम से क्या करते हैं, शिक्षक क्या करते हैं, अवधारणाओं को सुधार करते हैं, ठीक है, विषयों को छात्रों के लिए अधिक समझने योग्य बना सकते हैं। क्या करते हैं, आईसीटी के माध्यम से जो भी विषय हैं, जैसे कि यहाँ पर पेपर 1 पढ़ाया जा रहा है तो छात्रों के लिए अधिक समझने योग्य बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पीपीटी बनाया जाता है, सारे कंटेंट पीपीटी में यहाँ पर पढ़ाया जाता है और इसमें छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को सुगम और सहज बनाया जा सकता है। जो भी यहाँ पर छात्रों की जो सीखने की प्रक्रिया है उनको क्या किया जाता है, सुगम और सहज बनाया जाता है। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर लीजिए और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ई सरकार की पहल, यानी कि भारत सरकार में ई सरकार की पहल कब की गई थी, तो देखिए ई गवर्नमेंट, ई सरकार, भारत में ई सरकार, ई गवर्नमेंट की पहल पहले दशक की शुरुआत में ही कर ली गई थी, ठीक है। जो पहला दशक था उस समय ही, पहले दशक की शुरुआत में ही भारत में ई सरकार, ई गवर्नमेंट की शुरुआत कर ली गई थी। और उस समय क्या था, सूचना तकनीकी ग्रामीण क्षेत्र, जो आईसीटी है ग्रामीण क्षेत्र की पहुंच से बाहर थी। जो आईसीटी थी यानी कि सूचना संचार तकनीकी, यानी कि सूचना संचार यानी कि कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या था, ग्रामीण क्षेत्र की पहुंच से बाहर थी, ग्रामीण क्षेत्र के पहुंच से बाहर थी। और भारत में ई गवर्नमेंट यानी कि ई गवर्नमेंट, ई सरकार पहले दशक में ही शुरुआत हो गई थी। इसके साथ ही विकासशील देशों में ई गवर्नेंस कानून और प्रौद्योगिकी के विकास को उत्प्रेरित करने के लिए, विकास के लिए ई गवर्नेंस की भागीदारी बढ़ती जा रही थी। कहने का मतलब यह है कि इसके साथ ही विकासशील देशों में ई गवर्नेंस कानूनों और प्रौद्योगिकी के विकास को उत्प्रेरित करने के लिए और विकास के लिए ई गवर्नेंस की भागीदारी बढ़ती जा रही थी। कहने का मतलब यह है कि भारत ने अपने देश को विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए ई गवर्नेंस की शुरुआत की थी और ई गवर्नेंस की भागीदारी बढ़ती जा रही थी। और राज्य सरकारों का भी कंप्यूटरीकरण हो रहा था। जो राज्य सरकार थी, जितने भी हमारे देश में राज्य सरकारें थी, उनका भी कंप्यूटरीकरण हो रहा था। उनको आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे थे, उनको बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है, ताकि प्रशासन की पहुंच लोगों तक आसानी से हो सके, ठीक है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसकी पहुंच आम आदमी तक आसानी से हो सके, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण ई सरकारें पहले जो भारत में शुरू हुई थी, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण ई सरकारें पहल थी जो भारत में शुरू हुई थी। इतना आपको समझ आ गया ना। देखिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। अब देखिए स्वयं क्या है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो प्रोजेक्ट राज्यों में एक संचार नेटवर्क को बनाने के लिए शुरू किया गया था। जो स्वयं प्रोजेक्ट था स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, जो प्रोजेक्ट था राज्यों में, सभी राज्यों में एक संचार नेटवर्क बनाने के लिए शुरू किया गया था। सभी राज्यों में एक संचार नेटवर्क बनाने के लिए शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, राज्य सरकारी दफ्तरों और विभागों के बीच सूचना संचार को सुगम बनाना है। यानी कि सभी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, राज्य सरकारी दफ्तर यानी कि राज्य में जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, विभाग हैं, उनके बीच संचार करना, उनके बीच कम्युनिकेशन करना, संचार करना को
संचार करने को एक सुगम बनाना था, मतलब आसानी से वहां पर कम्युनिकेशन किया जाए। ठीक है, अब है स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा क्या है, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। स्वयं प्रभा को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था और यह पहला ई सरकार प्रोजेक्ट था। स्वयं प्रभा पहला ई सरकार प्रोजेक्ट था जो सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने और नागरिकों को इंटरनेट के माध्यम से सेवा प्रदान करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए किया गया था और आम नागरिकों को इंटरनेट के माध्यम से सेवा प्रदान करने का प्रयास किया गया था। अब है डिजिटल लाइब्रेरी। क्या है डिजिटल लाइब्रेरी? डिजिटल लाइब्रेरी, तो देखिए डिजिटल लाइब्रेरी पहले ई सरकार उपकरण का एक अंश है। जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो क्या है, ई सरकार, डिजिटल लाइब्रेरी ई सरकार उपकरण का एक अंश है जिसमें सरकारी नोटिस, सूचना, नीतियां और रिपोर्ट, अन्य सरकारी दस्तावेजों को आसानी से उपलब्ध कराया जाता है। जो आपका डिजिटल लाइब्रेरी है वो ई सरकार उपकरण का एक अंश है जिसमें सरकारी नोटिस हो गए, सरकारी जो दस्तावेज हो गए, इनको यहां पर आसानी से उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, अब है ई परिवहन, ई ट्रांसपोर्ट। तो पहले ई सरकार के तहत शुरू किया गया था। ई परिवहन को, ई ट्रांसपोर्ट को ई सरकार के तहत शुरू किया गया था जिसमें ऑनलाइन वाहन रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस प्राप्त करना और ट्रैफिक चालान भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। यदि आपको लाइसेंस बनाना है तो आप ऑनलाइन ही अपना लाइसेंस बना सकते हैं। कोई भी आपको ऑनलाइन अपना इंश्योरेंस कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है तो ई परिवहन, ई ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप करवा सकते हैं। अब है ई पुलिसिंग। तो देखिए ई पुलिसिंग में क्या था कि ई सरकार की पहल थी। पहल के तहत एक उपकरण है जो पुलिस विभाग को सूचना तकनीकी का उपयोग करके बेहतर और तेज सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। ई पुलिसिंग ई सरकार की एक पहल है और ई सरकार के पहल के तहत ही एक ऐसा उपकरण है जो पुलिस विभाग को सूचना तकनीकी का उपयोग करके बेहतर और तेज सेवा प्रदान करता है। डिजिटल लॉकर। देखिए डिजिटल लॉकर क्या है, भारत सरकार में एक ई सरकार पहल है। ई सरकार पहल है जो नागरिक को व्यक्तिगत दस्तावेजों जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि को सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध कराता है डिजिटल लॉकर। देखिए डिजिटल लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी वहां पर सेव कर सकते हैं, वहां पर रख सकते हैं और अपने व्यक्तिगत दस्तावेज हो गए, अपने डॉक्यूमेंट्स हो गए, स्कूल कॉलेजेस के डॉक्यूमेंट्स हो गए, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सारा कुछ आप डिजिटल लॉकर में रख सकते हैं। कहीं पर आप जाते हैं, आपका लाइसेंस डिजिटल लॉकर में है, आरटीओ कोई भी चेक करता है तो आप अपना डिजिटल लॉकर से दिखा सकते हैं और वैलिड है, वहां पर वो वैलिड है डिजिटल लॉकर। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर रख सकते हैं। अब है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहा जाता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। क्या है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। और कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, गणनक यंत्र भी कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, गणनक यंत्र कहा जाता है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर देखिए डेटा और निर्देशों को स्वीकार करता है। देखिए कंप्यूटर को जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर वही करेगा। जो भी आप डेटा वहां पर कलेक्ट करेंगे, सेव रख सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कंप्यूटर पर। और ये सभी सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अनुसार ये सारा कुछ किया जाता है, वहां पर प्रोसेस करके इनपुट डाटा को संग्रहित किया जाता है। यानी कि डाटा को आप कलेक्ट कर सकते हैं, उनमें संशोधित कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, और यह सारा कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से होता है। कंप्यूटर को गणनक कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी कंप्यूटर से हुई थी। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर से हुई थी, जिसका अर्थ है गणनक। जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ क्या है, गणना करना, जिसका अर्थ है गणना करना। इसके आधार पर कंप्यूटर को गणनक यंत्र के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर को गणनक यंत्र कहा जाता है। अब देखिए इनपुट यूनिट, यानी कि इनपुट क्या होता है,
इनपुट वहां हार्डवेयर होता है। इनपुट क्या होता है? इनपुट यूनिट एक हार्डवेयर होता है जो डाटा को क्या करता है? कंप्यूटर में भेजता है। इनपुट यूनिट एक हार्डवेयर होता है जो डाटा को कंप्यूटर में भेजता है। बिना इनपुट यूनिट के कंप्यूटर टीवी की तरह दिखता है। बिना इनपुट यूनिट के कंप्यूटर क्या है? टीवी की तरह दिखता है। ऐसी डिस्प्ले यूनिट हो जाता है, मतलब ऐसी डिस्प्ले यूनिट हो जाता है। यदि वहां पर हार्डवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर क्या है? एक टीवी की तरह दिखेगा, वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई काम नहीं होगी, जिससे उपयोगकर्ता को कोई कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रमुख इनपुट यूनिट क्या है, जैसे कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, माउस हो गया, ट्रैक टेबल हो गया, जॉयस्टिक हो गया और लाइट पेन आदि हो गया। ठीक है, ये क्या है? इनपुट यूनिट है। कीबोर्ड, स्कैनर, बारकोड, माइक्रोफोन सारा क्या है? इनपुट यूनिट है। अब देखिए आउटपुट। आउटपुट क्या है? एक उपकरण डाटा और परिणाम को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? डाटा और परिणाम को प्रदर्शित करता है। और देखिए प्रदर्शित करने के लिए उपयोग भी किया जाता है आउटपुट का। ठीक है, आउटपुट में आउटपुट में क्या क्या आता है? प्रिंटर आता है, मॉनिटर आता है, प्लांटर आता है, स्पीकर आता है, प्रोजेक्टर आदि आउटपुट में शामिल होते हैं। ठीक है, आउटपुट एक ऐसा उपकरण है जिसमें डाटा और परिणाम को प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें क्या क्या आता है? प्रिंटर आता है, मॉनिटर आता है, प्लांटर आता है, स्पीकर आता है, प्रोजेक्टर आदि शामिल होता है आउटपुट में। अब देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और सभी ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। सीपीयू क्या करता है? सभी ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। जो भी आप वहां पर एक्टिविटी करता है उन सभी को नियंत्रित करता है। इसमें क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसे एएलयू कहा जाता है। एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये क्या करता है? अंकगणितीय और तार्किक क्रियाओं को पूर्ण करता है। क्या करता है? अंकगणितीय और तार्किक क्रियाओं को पूर्ण करता है। सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है। सीपीयू क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है, निर्देश देता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है। यानी कि इंस्ट्रक्शन देता है, डिकोड करता है और क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब देखिए सीपीयू के 3 भाग होते हैं जो 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू हो गया। इसमें क्या किया जाता है? एएलयू में अंकगणितीय और तार्किक क्रियाओं को निष्पादन किया जाता है। जो अंकगणितीय एक्टिविटी होती है, लॉजिकल जो एक्टिविटी होती है, उनको निष्पादन करता है। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है? निर्देशित करता है, डिकोड करता है, ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। इंस्ट्रक्शन जो देते हैं आप लोग, उनको क्या करता है? डिकोड करता है, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। अब देखिए रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर का काम क्या होता है? संख्याओं और क्रियाओं को, परिणाम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। यानी कि टेम्पररी बेस पे रजिस्टर क्या करता है? टेम्पररी बेस पे स्टोर करता है संख्याओं को, डेटा को, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं। और इसमें कई विशेष बाइट होती है। क्या होती है इसमें? कई विशेष बाइट होती है। सो गाइस, आपकी क्लास आज यहीं तक। देखिए क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, क्लास को डिस्क्रिप्शन पर जाइए और पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। सो गाइस, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, सर्च कीजिए दिस इज स्टडी। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 की हम यहां पर क्लास कर रहे हैं और आज हम आईसीटी को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक क्लास कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है। यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट्स के नाम से हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है। वहां पर
आप इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। गाइस आज हमारी दूसरी क्लास है और देखिए हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है और आईसीटी हमारा अभी चल रहा है। सो गाइस आपको क्या करना है, देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप देखिए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। सो गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक अपडेट आपको देना है। तो देखिए आप क्या कीजिए, दिस इज स्टडी यूट्यूब चैनल पे जाइए और ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे आपको प्रेस करना है दिस इज स्टडी यूट्यूब चैनल पे। देखिए यहां पर और प्लेलिस्ट पे जाना है आपको। देखिए ये प्लेलिस्ट जो बनी हुई है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट्स कंप्लीट, यहां पर आपको जाना है। देखिए और यहां पर आपको जाना है, यहां पर आपको सारी क्लासेस का यहां पर सेशन मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड सारा कुछ यहां पर कंप्लीट करवा दिया गया है। इस प्लेलिस्ट पर आपको जाना है। सो गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस YouTube चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और देखिए लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ लिया था आईसीटी का जो सामान्य शब्दावली था वो हमने पढ़ लिया था। संक्षिप्त शब्दावली हमने पढ़ लिया था, ठीक है, यानी कि जितनी भी फुल फॉर्म थी वो हमने पढ़ लिया था। आईसीटी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। सूचना संचार प्रौद्योगिकी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था और कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए गाइस इंटरनेट का अर्थ क्या होता है और इंटरनेट का उपयोग कैसे किया जाता है और कब सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किया गया था। तो देखिए इंटरनेट का अर्थ होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का जो अर्थ होता है वो है इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। और देखिए इंटरनेट यानी कि इंटरनेशनल जो नेटवर्क है, इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें लाखों करोड़ों लोग, देखिए लाखों निजी और सार्वजनिक नेटवर्क होते हैं। करोड़ों लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। जो करोड़ों लोग अपना इंटरनेट का उपयोग करते हैं वो निजी तौर पे और सार्वजनिक तौर पे इंटरनेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। निजी तौर पे भी करते हैं और सार्वजनिक तौर पे भी इंटरनेट का उपयोग करते हैं। जिसे देखिए जैसे कि लोकल से लेकर ग्लोबल स्तर तक, देखिए ग्लोबल स्तर तक इंटरनेट का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास लोकल में यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो, तो आप अपने आसपास जो नेटवर्क यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क आप यूज करते हैं। तो देखिए लोकल नेटवर्क से लेकर ग्लोबल नेटवर्क तक आप सभी अपना यूज करते हैं। देखिए आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो देखिए पैदल आप जा नहीं पाएंगे, पैदल जाना असंभव है। और रेलवे से आप जाएंगे नहीं, ठीक है, रेलवे से जाना संभव नहीं है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप कैसे जाएंगे? फ्लाइट से जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे। तो देखिए जब आप फ्लाइट से जाएंगे तो आप क्या करेंगे? टिकट बुक करेंगे ना, टिकट बुक करेंगे फ्लाइट का। तो ये क्या हो गया? ग्लोबल स्तर का नेटवर्क हो गया। क्या हो गया? ग्लोबल स्तर का नेटवर्क हो गया। देखिए जब आप दूसरी कंट्री में जाते हैं, आपका एटीएम कार्ड, आप वहां पर शॉपिंग करते हैं, आपका जो एटीएम कार्ड है, इंटरनेशनल एटीएम कार्ड आपका बना हुआ है या डेबिट कार्ड आपका बना हुआ है, आप वहां पर शॉपिंग करते हैं, तो ये क्या हो गया? ग्लोबल स्तर का नेटवर्क हो गया। समझ आ गया ना आपको अच्छे से? तो देखिए जो इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1950 में हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले 1950 में हुई थी। और किसने किया था? तो विंडकर्फ, देखिए विंडकर्फ आप नाम याद रखिए, विंडकर्फ ने सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किया था।
और देखिए विंड कर्व को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेट का पिता कहा जाता है। इंटरनेट का पिता कहा जाता है विंड कर्व को। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया ना? अब देखिए इंटरनेट से संबंधित कुछ प्रमुख घटक, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इंटरनेट से संबंधित जो प्रमुख घटक हैं, तो सबसे पहले है वेबसाइट। क्या है? वेबसाइट। उसके बाद है वेब पेज। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे कि सर हमें नोट्स पीडीएफ कहां मिलेंगे। देखिए नोट्स भी और पीडीएफ भी आपको कहां मिलेंगे? दिस इज स्टडी टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए वेबसाइट, वेबसाइट क्या होता है? तो वेबसाइट क्या है? एक पेजों का, वेब पेजों का एक संग्रह है, यानी कि कलेक्शन है, बहुत बड़ा कलेक्शन है वेब पेजों का। ठीक है, वेबसाइट क्या है? वेब पेजों का एक कलेक्शन है, संग्रह है, जिसमें सभी वेब पेज के हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि आपने कोई वेबसाइट ओपन कर ली, खोल लिया, किसी वेबसाइट को ओपन कर लिया, अब आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अपना फॉर्म सबमिट करना है। तो बीच में एक वेबसाइट का लिंक दिया रहता है या कोई फाइल का लिंक दिया हुआ रहता है कि वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। जब आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे, उस फाइल के लिंक पे आप प्रेस करेंगे, उसी को क्या कहा जाता है? हाइपर लिंक कहा जाता है या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है, यूआरएल कहा जाता है। यानी कि हाइपर लिंक के माध्यम से उस वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट जुड़ा हुआ है, दूसरी वेबसाइट का, दूसरी फाइल का लिंक जुड़ा हुआ है। ठीक है, वेबसाइट के पते, देखिए वेबसाइट के पते को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट में इसे यूआरएल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूआरएल कहा जाता है। गाइस देखिए, जब आपने जब आपने फुल फॉर्म पढ़ी है आईसीटी में, इससे पहले की क्लास में, आईसीटी का जो सामान्य शब्दावली है, संक्षिप्त शब्दावली है, जब आपने उसको पढ़ा है, उसमें मैंने सारी फुल फॉर्म आपको बताई है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अब देखिए वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? वेबसाइट सूचनाएं कई भागों में बांटकर दिखाई जाती है। वेब पेज पर क्या होता है? वेब पेज पर क्या होता है? बहुत सारी सूचनाओं को अलग अलग भाग में बांटकर दिखाई जाती है और प्रत्येक भाग को वेब पेज कहा जाता है। प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? वेब पेज कहा जाता है। वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, उसको क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, प्रमुख पेज होता है, उसको क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। अब देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, आपने पढ़ा होगा www की फुल फॉर्म, यानी कि www की फुल फॉर्म आपने पढ़ा है, उसको अच्छे से आपने स्टडी किया है। तो देखिए जो www है, वर्ल्ड वाइड वेब है, ये क्या है? विशेष रूप से एक स्वरूपित डॉक्यूमेंट्स का एक समर्थन करने वाला इंटरनेट सर्वर है। क्या है? इंटरनेट सर्वर है या इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है। क्या है? एक प्रणाली है। जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि www क्या है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, तो क्या है? इंटरनेट सर्वर है या इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है। आपको याद रखना है इंटरनेट सर्वर। यदि आपने वहां पर आपको याद आ गया कि इंटरनेट सर्वर है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, तो आपको याद आ जाएगा, इससे आपका काम हो जाएगा। इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है वो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। अब है वेब ब्राउजर। देखिए वेब ब्राउजर क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। क्या होता है? वेब ब्राउजर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसका प्रयोग कहां किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब के कंटेंट को ढूंढने और प्रदर्शित करने में मदद मिलती है या उपयोग किया जाता है। यानी कि वेब ब्राउजर का उपयोग कहां किया जाता है?
www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के कंटेंट को ढूंढने में मदद किया जाता है, उपयोग किया जाता है वेब ब्राउजर का। और वेब ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है वेब सर्वर, जो क्या करता है? HTML, देखिए HTML पेजों या फाइलों की जरूरतों को पूरा करता है। क्या करता है? वेब सर्वर क्या करता है? एक प्रोग्राम है जो क्या करता है? HTML पेज होते हैं जो उनकी फाइलों की जो जरूरत है उसको पूरा करता है। प्रत्येक वेब सर्वर क्या करता है? एक अद्वितीय यूनिक IP एड्रेस होता है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। प्रत्येक वेब सर्वर का अपना एक IP एड्रेस होता है और अपना एक क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। IP को क्या कहा जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है? यूनिक होता है। हर किसी वेब सर्वर का यानी कि वेबसाइट का, वेब सर्वर का क्या होता है? अलग अलग यानी कि बहुत ही ज्यादा यूनिक IP एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। पानी पी लेता हूं गाइस, देखिए मुझे प्यास बहुत लगती है। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया ना? हाँ, थोड़ा आजकल हेल्थ इश्यू चल रहा है, जुकाम लगा हुआ है बहुत ज्यादा ना, जिस वजह से मेरी आवाज भी सही से नहीं आ रही है। तो देखिए इंटरनेट क्या है? एक बहुत बड़ा उपयोगी नेटवर्क है। क्या है? इंटरनेट क्या होता है? एक बहुत बड़ा उपयोगी नेटवर्क है। देखिए पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। जो लोग क्या करते हैं? विभिन्न संस्थानों जानकारी और सामाजिक संपर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। इंटरनेट का उपयोग किस तरह से किया जाता है? बहुत सारी आपको जानकारी लेनी होती है तो आप क्या करते हैं? इंटरनेट पर सर्च करते हैं। यदि आपको कहीं पर जाना है, आपको एड्रेस मालूम नहीं है, तो आप क्या करते हैं? मैप लोकेशन पर जाते हैं ना, मैप को चेक करते हैं कि ये लोकेशन कहां पर है, कितना दूर है, कितना किलोमीटर दूर है, कितना समय में पहुंचा जाएगा वहां पर। ये क्या करते हैं? आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं। और देखिए सामाजिक संपर्कों से जोड़ता है, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप पूरे वर्ल्ड में किसी से भी जुड़ सकते हैं। आजकल क्या है? इंटरनेट क्या है? जीवन का एक अभिन्न अंग है। क्या है? आजकल इंटरनेट जीवन का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, जो लोगों को विभिन्न माध्यमों से जोड़ता है। इंटरनेट पर लोग क्या करते हैं? विभिन्न गतिविधियां करते हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं? विभिन्न माध्यमों से विभिन्न गतिविधियां करते हैं इंटरनेट पर, ठीक है। अब कुछ लोग देखिए, आप यहां पर क्लास देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो ये क्या है? आप एक गतिविधि कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, अपनी क्लास एक्सेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। गाइस देखिए क्लास को लाइक कर लीजिए और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अब है वेब एड्रेस URL। देखिए URL की फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब एड्रेस URL, इंटरनेट क्या है? एक विशिष्ट वेब पेज की लोकेशन को क्या करता है? पहचानता है। इंटरनेट क्या करता है? जो भी वेब पेज हैं, जितने भी वेब पेज हैं या विशिष्ट वेब पेज हैं जो विशेष होते हैं, उन सभी की लोकेशन को पहचानता है। और कैसे पहचानता है? URL की मदद से पहचानता है। URL इंटरनेट से जुड़े हुए होस्ट कंप्यूटर फाइल को इंटरनेट एड्रेस को दर्शाता है। कहने का मतलब यह है कि इंटरनेट से जितने भी कंप्यूटर फाइल्स जुड़ी हुई है उनके एड्रेस को दर्शाता है, उनके एड्रेस को बताता है कि ये एड्रेस यहां पर है। यानी कि आपका जो IP एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, उसको क्या करता है? दर्शाता है और आपको बताता है, आपकी पूरी मदद करता है। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर दिया हुआ है www.google.com सर्विस इंडेक्स, ठीक है। ये क्या है? ये एक फाइल है, यानी कि एक लिंक है। आपको यहां पर जाने के लिए गूगल पे आपको जाना है। ये क्या हो गया? URL हो गया। क्या हो गया? एक वेब एड्रेस हो गया, एक IP एड्रेस हो गया। क्या हो गया? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हो गया, ठीक है। जैसे कि आप सभी को मालूम है ना कि यहां पर मैंने आपको बताया था URL वेबसाइट, ठीक है। वेब पेज क्या होता है? यदि आपको किसी वेबसाइट पर विजिट करना है, आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है, तो देखिए ये वेबसाइट आपने खोल ली है और यहां पर ये लिंक दिया हुआ है
www.google.com। जैसा कि आप यूजीसी नेट एग्जाम के वेबसाइट ओपन करेंगे, यूजीसी नेट एग्जाम का, यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर विजिट करेंगे, वहां पर ओपन करेंगे वेबसाइट को। जब कभी भी यूजीसी नेट एग्जाम फॉर्म सबमिट होता है, फॉर्म फिल होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो बीच में इस तरह का लिंक दे देता है, सबसे लास्ट में या बीच में कहीं पर भी, और वहां पर आपको बता देता है कि यहां पर आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वेब पेज। क्या कहा जाता है? वेब पेज, यानी कि आईपी एड्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईपी एड्रेस, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। ये क्या है? एक यूआरएल है। क्या है? एक यूआरएल है। ये क्या होता है? एक यूआरएल होता है। ये बीच में जो दिया हुआ है ना, एक उदाहरण के लिए, ये क्या है? एक यूआरएल है, जिसमें क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है, यानी कि एचटीटीपी होता है, www होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, डोमेन होता है। अब देखिए डोमेन क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और जैसे कि डायरेक्टरी हो गया, सर्विस हो गया, वेब पेज हो गया, इंडेक्स, अलग अलग भाग इसके होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग भाग इसके होते हैं। अब देखिए डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम क्या होता है? तो देखिए डोमेन नेम पर जुड़े हुए कंप्यूटर को पहचानता है। क्या होता है? पहचानता है, लोकेट करने का काम करता है। क्या करता है? लोकेट करने का काम करता है। जो डोमेन नेम होता है ये कंप्यूटर को पहचानता है, वेबसाइट को पहचानता है और सर्वर को पहचानता है। डोमेन नेम, ठीक है। लोकेट करता है, क्या करता है? लोकेट करता है। और द्वितीय नाम होना चाहिए, मतलब जैसा कि हमेशा क्या होता है? डॉट होता है, कहीं पर डॉट होता है। जैसे कहने का मतलब यह है, जैसे कि google.com, क्या है? google.com, तो डॉट है, यानी कि 2 से 2 अधिक भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं या 2 से अधिक भाग होते हैं। जैसे ये गूगल हो गया .com, ये क्या हो गया? 2 भाग हो गए। क्या हो गया? जैसे yahoo.com, ये क्या हो गया? 2 भाग हो गए। बीच में क्या है? डॉट है। बीच में क्या है? डाउट है। अब देखिए जैसा गूगल हो गया .com, जो .com है ये क्या हो गया? ये डोमेन नेम हो गया। क्या हो गया? डोमेन नेम हो गया। एग्जाम्पल के लिए जैसा कि हो गया google.in, यानी कि google.in यहां पर लिख लिया है, गूगल ये हो गया डॉट, ये क्या हो गया? इन। अब तो गूगल तो देखिए वेबसाइट है, .in क्या हो गया? डोमेन नेम है। इसको क्या कहा जाएगा? डोमेन नेम कहा जाएगा .in को, यानी कि जो लास्ट में होगा इसको डोमेन नेम कहा जाएगा। अब देखिए जैसे कि कुछ प्रमुख डोमेन नेम है, कुछ प्रमुख डोमेन नेम है। और डोमेन नेम देखिए बहुत सारे संगठन भी हो सकते हैं, संगठनों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनकी वेबसाइट होती है जो उन वेबसाइट का भी प्रतिनिधित्व करती है। जैसा कि .com क्या हो गया? एक वाणिज्य हो गया, यानी कि उद्योग धंधे के लिए बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल होती है वहां पर .com का उपयोग किया जाता है। org हो गया, जो org हो गया गैर लाभकारी संगठन, यानी कि नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमेशा org का प्रयोग करते हैं। जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, बीच में क्या, उसके बाद क्या आएगा? लास्ट में, सॉरी बीच में नहीं, लास्ट में क्या आएगा? .org आएगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एनजीओ है, संस्था है, उसका क्या होगा? .org लास्ट में डोमेन नेम होगा, ठीक है। अब देखिए .in, यानी कि .in है, यानी कि इंडियन कोई वेबसाइट है। क्या है? इंडियन वेबसाइट है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोई कुछ भी लीजिए आप, कोई भी इंडिया के लिए, लास्ट में अगर .in लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि इंडिया की कोई वेबसाइट है, ठीक है। AU ऑस्ट्रेलिया हो गया, FR फ्रांस हो गया, NJ न्यूजीलैंड हो गया, UK क्या करता है? यूनाइटेड किंगडम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ आ गई ना। लास्ट का जो वर्ड है, लास्ट का जो शब्द है, जैसे कि .in हो गया, .org हो गया, .com हो गया, ये प्रदर्शित करती है, प्रतिनिधित्व करती है। जैसे .com वाणिज्य का प्रतिनिधित्व करती है, org गैर लाभकारी संगठन का प्रतिनिधित्व करती है, .in भारत का प्रतिनिधित्व करती है। यह आपको अच्छे से समझ आ गया ना। अब देखिए डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि DNS, यानी डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? आईपी एड्रेस में अनुवादित करता है। क्या करता है? आईपी एड्रेस में, यानी कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एड्रेस होता है उसको अनुवादित करता है। क्या करता है? अनुवादित करता है, यानी कि ट्रांसलेशन करता है। क्या करता है? ट्रांसलेशन करता है। और ट्रांसलेशन करके क्या करता है? अनुवादित करके क्या करता है? सर्वर को पहचानता है।
क्या करता है, सर्वर को पहचानता है और उनका उपयोग के लिए किया जाता है, सर्वर का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप एयरटेल या जियो का नेटवर्क आप यूज करते हैं तो लास्ट में वहां पर जियो लिखा रहता है, लास्ट में एयरटेल लिखा रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डोमेन नेम सिस्टम हो गया। क्या हो गया, डोमेन नेम सिस्टम हो गया। यानी कि जियो का आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं, सर्वर का यूज कर रहे हैं इंटरनेट के लिए, आप क्या कर रहे हैं, पहचान रहे हैं कि हाँ ये जियो का सर्वर है, जियो का नेटवर्क है, एयरटेल का नेटवर्क है। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या हो गया, सर्वर को पहचानता है, अनुवादित करता है और फिर क्या करता है, उसका उपयोग आप करते हैं। अब जैसे ब्लॉग्स हो गया, एक वेब पेज हो गया, ये क्या होती है, एक वेबसाइट होती है। ब्लॉग्स की एक वेबसाइट होती है, वेब पेज की भी एक वेबसाइट होती है, आप अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, विशेष की मतलब राय सलाह दूसरी साइट के लिंक और नियमित रूप से रिकॉर्ड होते हैं। क्या होता है, वेब पेज पे, ब्लॉग्स पे क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष की राय सलाह या कोई आर्टिकल होता है या दूसरी साइट का लिंक होता है, यह नियमित रूप से रिकॉर्ड होते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था है, कोई एनजीओ है, वहां पर क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। क्या होता है कि उन्होंने, ये संस्था ये काम करती है, इस जगह पे ये काम किया है, इस एरिया में, इस स्टेट में, इस डिस्ट्रिक्ट में ये सारा कुछ काम किया है, स्वच्छता से संबंधित कोई भी काम हो, ठीक है, सारा रिकॉर्ड होता है उस पे, ब्लॉग्स वेब पेज पे। इतना आपको समझ आ गया ना। अब देखिए न्यूज ग्रुप्स एक ऑनलाइन, न्यूज ग्रुप से एक ऑनलाइन क्या होता है, डिस्कशन ग्रुप होता है। आपने देखा होगा न्यूज चैनल में क्या होता है, बहुत सारी पार्टियों के जो प्रवक्ता होते हैं वहां पर बैठे होते हैं, वहां पे डिस्कस करते हैं, पॉलिसी से लेकर नीतियों से संबंधित डिस्कस करते हैं। और न्यूज चैनल क्या करता है, आपको लाइव दिखाता है। क्या करता है, लाइव टेलीकास्ट दिखाता है पूरी दुनिया को, पूरे देश को, जिसके अंतर्गत क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड। जैसे कि आप देखते हैं ना, आज की बुलेटिन ताजा समाचार ये है, तो वहां पर मतलब न्यूज कहा जाता है, समाचार वहां पर कहा जाता है। सिस्टम हो गया, चैट सेशन हो गया, यानी कि ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट, जनता के सवाल लिए जाते हैं और जनता के जवाब दिए जाते हैं, बातचीत करने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। तो आप समझ गए ना न्यूज ग्रुप्स क्या होता है ऑनलाइन। अब देखिए सर्च इंजन, किसी भी विषय के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे या याहू पे सर्च करेंगे या अल्टा विस्टा पे आप सर्च करेंगे या हॉटबॉट पे आप सर्च करेंगे, लाइकोस पे आप सर्च करेंगे। तो देखिए कोई भी आपको जानकारी चाहिए किसी के बारे में, यदि आपको दिस इज स्टडी यूट्यूब चैनल की जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दिस इज स्टडी आपको मिल जाएगा, गूगल पे भी यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा, दिस इज स्टडी। तो ये क्या है, आप सर्च करेंगे, ये क्या है, एक सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है। याद रखेगा सर्च इंजन से संबंधित देखिए पूरी की पूरी कंप्लीट क्लासेस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। गाइस गला बहुत सूख रहा है, तो देखिए ये क्या है, एक सर्च इंजन है। गूगल, याहू, अल्टा विस्टा, हॉटबॉट, लैक्सो, ये सारा क्या है, एक सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और यहां पर जितनी भी क्लासेस हो रही है गाइस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रही है, आप सिलेबस को देख लीजिए एक बार और इन क्लासेस को देख लीजिए, सारा कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां पर पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए इंटरनेट की सेवाएं, इंटरनेट की क्या क्या सेवाएं होती हैं और किस तरह की सेवाएं इंटरनेट हमें देता है। तो देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग, आप क्या करते हैं, देखिए यदि आपको बातचीत करनी है किसी से भी, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में, किसी भी देश के किसी भी स्टेट में, आपको कोई वहां पर दोस्त रहता है, आपको वहां पर बात करनी है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, विजुअल बात करनी है आपको, तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से या जूम के माध्यम से आप क्या करेंगे, ऑनलाइन बातचीत करेंगे। तो इंटरनेट की जो सबसे बड़ी सेवा है वीडियो दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि आप वहां पर लाइव विजुअल कनेक्शन जोड़कर आप बात कर सकते हैं, दो या दो से अधिक लोगों के साथ आप क्या कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं अलग अलग स्थानों पर। दुनिया के किसी भी कोने में आपका दोस्त है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, जूम के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आप बहुत तरह तरह के सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो लाइव टेलीकास्ट, लाइव आप ऑनलाइन बातचीत कर सकते हैं।
ठीक है। अब है सर्वे या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि टेलीफोन के माध्यम से आप बातचीत कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, कॉल करके आप अपने मोबाइल फोन से वहां पर बातचीत कर सकते हैं, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से, किसी से भी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और देखिए व्यापारिक बैठक का संचालन करने के लिए भी कर सकते हैं। आपकी कल मीटिंग है, आज आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, अपने दोस्तों को, कल हमारी वहां पर मीटिंग है, सभी के सब आ जाएगा। तो क्या हो गया, सर्वे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। अब है ई लर्निंग। क्या है ई लर्निंग? तो देखिए ई लर्निंग के माध्यम से आज आप यहां पर यूट्यूब के माध्यम से आप क्लास को देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ई लर्निंग हो गया। अब देखिए कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, यानी कि कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण आप कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप कहीं पर भी ऑनलाइन क्या कर सकते हैं आप, क्या हो गया ये, देखिए कंप्यूटर आधारित क्या कर सकते हैं, सॉरी, प्रशिक्षण आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर आधारित आप क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षण कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा आदि इत्यादि इसमें शामिल है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, ई लर्निंग के माध्यम से आपको कोई वर्कशॉप करनी है। आजकल ज्यादातर वर्कशॉप क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन हो रहा है, एप्लीकेशन के माध्यम से हो रहा है, या यूट्यूब के माध्यम से वर्कशॉप भी हो रही है। या आप देखिए, आपको यहां पर आप यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ई लर्निंग हो गया, मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग कर रहे हैं, अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं, लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं, पीसी का उपयोग करके आप क्या कर रहे हैं, ई लर्निंग कर रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, अब देखिए ई बैंकिंग। देखिए ई बैंकिंग क्या है, ई बैंकिंग क्या होता है, देखिए ई बैंकिंग के माध्यम से आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, विश्व के किसी भी देश में आप हैं, तो आप वहां से अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। आप वहां से आप अपने अकाउंट को, वहां पर बैठकर आप अपने अकाउंट को, अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देखिए आप अपने लैपटॉप के माध्यम से, अपने पीसी के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट की सहायता से, इंटरनेट की मदद से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को अपने पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो आजकल देखिए पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, बहुत सारे एप्लीकेशन है, इंटरनेट की माध्यम से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। या ई बैंकिंग के माध्यम से भी, यदि आपका ई बैंकिंग ऑन है आपके अकाउंट में, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप ऑनलाइन ही अपने अकाउंट से अपने बैलेंस को, अपने पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ई शॉपिंग, देखिए ई शॉपिंग के माध्यम से आप ऑनलाइन किताबें, कपड़े, घरेलू सामान, खिलौने आदि इत्यादि आप कहीं पर भी ई शॉपिंग कर सकते हैं। घर बैठे बैठे ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे देखिए कपड़े, आप देखो आजकल सबसे ज्यादा कपड़े मंत्रा से, मेसो से, बहुत सारी एप्लीकेशन है, वहां से ऑनलाइन कपड़े आजकल परचेज किया जा रहा है। अमेजन से आप बहुत सारे कपड़े, कुछ भी चीजें, घरेलू सामान है, कुछ भी चीजें आप वहां पर परचेज कर सकते हैं। मोबाइल फोन से लेकर सब कुछ अमेजन पर उपलब्ध है। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हेल्थ इंश्योरेंस आदि इत्यादि ई शॉपिंग के माध्यम से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ई रिजर्वेशन, देखिए दुनिया के किसी भी कोने में आपको जाना है, आपको फ्लाइट के माध्यम से आप जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन रिजर्वेशन कर लेंगे, टिकट बुक कर लेंगे। यदि रेल के माध्यम से आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है और रेल के माध्यम से जाना है, तो आप क्या करेंगे, रिजर्वेशन करेंगे। यदि कहीं पर आपको जाना है, आपको होटल में रूम बुक करना है, तो आप क्या करेंगे, रिजर्वेशन करेंगे। ई रिजर्वेशन के माध्यम से आप होटल रूम्स बुक करेंगे। तो इतना आपको समझ आ गया ना। अब है देखिए सोशल नेटवर्किंग। क्या है, सोशल नेटवर्किंग। देखिए सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से, सोशल नेटवर्क के माध्यम से आप अपने पूरे दुनिया में, अपने पूरे विश्व के किसी भी कंट्री में आपके दोस्त हैं, आप वहां पर उनसे जुड़ सकते हैं। अब देखिए फेसबुक हो गया,
माई स्पेस हो गया, फेसबुक हो गया, और व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना, ट्विटर हो गया, और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहां पर आप उनसे जुड़ सकते हैं। आजकल नया आया है थ्रेस, थ्रेस भी एक नया एप्लीकेशन आया है, आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं। देखिए मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से, सोशल नेटवर्क के माध्यम से आप कहीं पर भी अपना फोटो वीडियो साझा कर सकते हैं और लाइव बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ई कॉमर्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, व्यापारिक संबंध बनाए रखना, यानी कि व्यापारिक संबंध बना सकते हैं। व्यापारिक जानकारियां होती हैं उनको शेयर कर सकते हैं ई कॉमर्स के द्वारा, ई कॉमर्स के माध्यम से। बिजनेस कैसे किया जाता है, तो आप ई कॉमर्स के माध्यम से आप वहां पर अपनी जो जानकारी है शेयर कर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स के माध्यम से बिजनेस से संबंधित, व्यापार से संबंधित आप क्या कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब है एम कॉमर्स। अब एम कॉमर्स क्या है, एम कॉमर्स क्या है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन है। वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से आप खरीदने या बेचने के लिए उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं खरीदने या बेचने के लिए। जैसा कि क्या है, ओलेक्स। ओलेक्स पे आप क्या कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं, ठीक है। तो ओलेक्स क्या होता है, एम कॉमर्स में आता है। मेरी बात को आप अच्छे से समझ रहे हैं ना। ओलेक्स क्या है, एम कॉमर्स में आता है। यहां पर कुछ भी सामान आप बेच सकते हैं। आपके घर में कोई भी ऐसी टीवी है, लैपटॉप है, कुछ भी चीजें जो सेकेंड हैंड हो चुकी है, मतलब आपको ये लग रहा है कि मैं नया लूंगा, ये पुराना हो चुका है, मुझे बेचना है, गाड़ी, कुछ भी, कार वगैरह, तो आप ओलेक्स पे बेच सकते हैं। और बहुत सारे लोग ओलेक्स पे परचेस भी करते हैं और आप भी कर सकते हैं। अब है कंप्यूटर के सुरक्षा के लिए खतरे। कौन कौन से खतरे हैं कंप्यूटर के लिए, यानी आपके जो लैपटॉप है, पीसी है, उसके लिए सुरक्षा के लिए कौन कौन से खतरे हैं। जो मालवेयर होता है, मालवेयर क्या होता है, एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है मालवेयर। क्या होता है, दोषपूर्ण एक सॉफ्टवेयर होता है मालवेयर, ठीक है। दोषपूर्ण क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, कंप्यूटर को यानी कि लैपटॉप पीसी को नुकसान पहुंचाता है। कई प्रकार के खतरनाक सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि डेंजर सॉफ्टवेयर होते हैं। मालवेयर में बहुत प्रकार के, यानी कि अनेक प्रकार के खतरनाक डेंजर सॉफ्टवेयर होते हैं। अब जैसे क्या हो गया, वायरस। कुछ वायरस ऐसे होते हैं, यानी कि आप कभी भी कुछ वेबसाइट, कुछ एप्लीकेशन आपने ऐसा कर दिया, डाउनलोड कर दिया, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपने अपने लैपटॉप पीसी पे अपडेट कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, जिससे क्या हो गया, वायरस आ गया। क्या हो गया, वायरस आ गया। आपने कुछ ऐसी वेबसाइट पे विजिट किया जहां से आपके लैपटॉप पे, पीसी पे वायरस आ गया। क्या आ गया, वायरस आ गया, जिसका क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव होगा। क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव होगा। आपके लैपटॉप कंप्यूटर को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। जैसा कि कोई नकारात्मक यानी कि नेगेटिव वायरस आ गया तो आपके लैपटॉप की, आपकी पीसी की जो स्पीड है स्लो हो जाएगी और धीरे धीरे करके बिल्कुल ही करप्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब देखिए वार्म्स। वार्म्स क्या होता है, वार्म्स देखिए कंप्यूटर से कंप्यूटर में फैलने वाला एक मालवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है, ठीक है। आपने अपने लैपटॉप से किसी लैपटॉप में आपने ट्रांसफर किया कोई भी डेटा, तो क्या हो गया, किसी के लैपटॉप में अगर कोई मालवेयर यानी कि वार्म्स वायरस है तो वो क्या होगा, आपके कंप्यूटर में भी पहुंच जाएगा बिना बुलाए हुए। आपने सॉफ्टवेयर अगर अपडेट भी नहीं किया, आपने लिया भी नहीं, तो भी आपके पीसी लैपटॉप में आ जाएगा। अब है ट्रोजन। ट्रोजन क्या होता है, कंप्यूटर में अनाधिकृत उपयोगकर्ता को सुलभ बनाते और गोपनीयता को भंग करता है। देखिए ट्रोजन क्या है, आपके लैपटॉप पीसी में आपका कोई भी डेटा है, पर्सनल डेटा है, जहां पर आपने क्या किया है, उसको गोपनीयता यानी कि कोई पासवर्ड लगा रखा है आपने कि कोई इसे देखे ना। अब ट्रोजन क्या करता है, एक ऐसा वायरस है, ट्रोजन एक ऐसा वायरस है जो पासवर्ड को करप्ट कर लेता है, पासवर्ड को खत्म कर लेता है, तोड़ देता है या फिर लीक कर लेता है, ठीक है, गोपनीयता को भंग कर लेता है। स्पाईवेयर, देखिए स्पाईवेयर क्या है, कंप्यूटर या लैपटॉप पीसी पर इंस्टॉल होकर उपयोगकर्ता की जो यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है, उनकी एक्टिविटी को
नजर रखता है, उनकी एक्टिविटी को, उनकी गतिविधियों को निगरानी करता है। स्पाईवेयर, ठीक है, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी भी वेबसाइट पे आप विजिट कर रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन पर आप विजिट कर रहे हैं, कब से लेकर कब तक आपने विजिट किया, सारा कुछ स्पाईवेयर रखता है, सारा डेटा आपका रखता है कि सारी एक्टिविटी, सब पे आपकी नजर होती कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कब से कब तक आपने किस वेबसाइट पर विजिट किया है, सारा कुछ स्पाईवेयर सारा कुछ नजर रखता है। ठीक है, अब है कंप्यूटर सुरक्षा खतरों के समाधान। तो देखिए, कंप्यूटर सुरक्षा, कंप्यूटर को, आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर को इन सारे वायरस से कैसे, जो भी वायरस होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे हमें कैसे बचाना है। लैपटॉप को जो नुकसान पहुंचाते हैं, जो डेंजरस सॉफ्टवेयर वायरस होते हैं, उनसे हमें कैसे बचाना है, क्या समाधान, क्या सॉल्यूशन हमें करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एंटीवायरस अपने लैपटॉप, सबसे पहले हमें क्या करना है, एंटीवायरस अपने लैपटॉप, अपने पीसी में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अब इंस्टॉल कर लेना है, जो क्या करता है, कंप्यूटर, पीसी या लैपटॉप को वायरस से बचाने में मदद करता है, जो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, नेगेटिव प्रभाव डालते हैं लैपटॉप, पीसी पे। अब है डिजिटल सिग्नेचर। आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने पढ़ना है और उन पे साइन करना है, तो आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे अपने लैपटॉप, पीसी पे, और आपने साइन करके अपडेट कर लिया है डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर आपने क्या कर लिया, साइन करके अपडेट कर लिया है, और उसके बाद आप पढ़ के एंटर कर रहे हैं, एक क्लिक कर रहे हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका सिग्नेचर हो रहा है। जब कभी भी आप कहीं पर भी एग्जाम देते हैं, कोई भी किसी यूनिवर्सिटी में, पीएचडी का, नेट का, किसी का भी, तो वहां पर जो कन्वीनर होते हैं, जैसे कि पीएचडी का आप कहीं पर एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो वहां पर जब एडमिट कार्ड के ठीक नीचे वहां पर कन्वीनर का साइन किया हुआ रहता है, जो कन्वीनर का जो साइन रहता है वो क्या रहता है, डिजिटल सिग्नेचर रहता है। क्या रहता है, डिजिटल सिग्नेचर रहता है, यानी कि प्रमाणित रहता है, प्रमाणित सुनिश्चित रहता है कि हाँ, आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था और आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, आप वहां पर एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर का क्या काम होता है, आप समझ गए ना, प्रमाणिकता को सुनिश्चित करता है कहीं पर भी। अब है फायरवॉल। देखिए, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को नियंत्रित करता है, आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है। आपका लैपटॉप है, जो पीसी है, कंप्यूटर है, पीसी है, लैपटॉप है, फायरवॉल क्या करता है, आउटगोइंग और इनकमिंग जो ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है, जिससे आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, पीसी सुरक्षित रहे। अब है डिजिटल सर्टिफिकेट। देखिए, डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक संदेशों में प्रयुक्त होने वाला डिजिटल सर्टिफिकेट सुरक्षिता को बढ़ाता है, यानी कि सुरक्षिता को बढ़ाता है। जैसा कि पासवर्ड क्या करता है, सुरक्षित पासवर्ड का उपयोग करना गहरी गप्पियों से बचाता है। आपका कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, पर्सनल आपका कोई डेटा है जो आपने सुरक्षित रखना है, आपने क्या कर दिया, पासवर्ड लगा दिया। ये क्या करते हैं, ये पासवर्ड क्या करता है, सॉरी, पासवर्ड क्या करता है, सुरक्षा, मतलब सुरक्षित रखता है आपके डेटा को, आपका जो पर्सनल डेटा है, पर्सनल जो फाइल्स है, उन सभी को पासवर्ड क्या करता है, सुरक्षित रखता है। कंप्यूटर सुरक्षा महत्वपूर्ण। देखिए, कंप्यूटर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है पासवर्ड लगाना। अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर, अपने पीसी पे पासवर्ड जरूर लगाइए। यह क्या करता है, बिना उचित सुरक्षा के कंप्यूटर विभिन्न मालवेयरों का शिकार हो सकते हैं। यदि आपके लैपटॉप, आपके पीसी पे, आपके कंप्यूटर पे पासवर्ड नहीं होगा, तो विभिन्न प्रकार के जो मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उनसे बचाता है, जिससे गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। यदि नहीं होगा, आपने पासवर्ड नहीं लगाया है, तो आपकी जो गोपनीयता है वो खतरे में पड़ सकती है, जिससे आपका डेटा है, पर्सनल डेटा है, पर्सनल जो फाइल्स है, उनको नुकसान पहुंच सकता है। सुरक्षा के साथ साथ नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का आप उपयोग कर सकते हैं, अपडेट करना भी महत्वपूर्ण है। कोई भी आपने एंटीवायरस डाला हुआ है अपने पीसी, अपने लैपटॉप पे,
उसको समय समय पर अपडेट भी करते रहिए। ठीक है, ये आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर, आपके पीसी को क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। सो गाइस, इस क्लास की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। या फिर आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है। और गाइस देखिए, दिस इज स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। सो गाइस, आज की क्लास आपकी यहीं तक। हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 की हम यहां पर क्लास कर रहे हैं। गाइस, आज हम आईसीटी को कंप्लीट करेंगे, और इससे पहले हमने आईसीटी की 2 क्लास कर लिया है। आज हमारा 3rd क्लास है, तीसरा क्लास है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सारी क्लास को देख सकते हैं। गाइस, हमने देखिए यहां पर हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लिया है, और आज आपका आईसीटी भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पे देखिए, प्लेलिस्ट पर आपको जाना है, और यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट्स कंप्लीट, यहां पर आपको जाना है। देखिए, यहां पर आपको जाना है, और यहां पर देखिए आपका आज 4 यूनिट कंप्लीट हो गया है। यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 का सिलेबस भी यहां पर दिया गया है, तो आप इन क्लासेस को जरूर देखिएगा। यदि आप पेपर 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पेपर 1 में बेहतर और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप इन क्लासेस को जरूर देखिएगा। पेपर 1 के लिए हमारा पीवाईक्यू एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट हो गया है। माई पेपर 1 पीवाईक्यू एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो गया है। यहां पर अभी हमने कम्युनिकेशन के 50 क्वेश्चन किए हैं, सॉल्व किए हैं। सो गाइस देखिए, यहां पर आप ज्योग्राफी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम यहां पर ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंप्लीट ज्योग्राफिकल थॉट यहां पर करवा लिया गया है। और माय पेपर 1 सीरीज, माय ज्योग्राफी सीरीज को जरूर देखिएगा, कंप्लीट पूरा देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। गाइस देखिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। सो गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस यूट्यूब चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो पहली बार आए हैं। और गाइस देखिए, क्लास को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। सो गाइस देखिए, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आईसीटी के बारे में पढ़ लिया था, कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया था, इंटरनेट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल क्या क्या पहले हुई थी। जो डिजिटल तकनीकी और इंटरनेट क्रांति के परिणाम स्वरूप यानी कि परिणाम से ही उच्चतर शिक्षा में यानी कि हायर एजुकेशन में बहुत सारे डिजिटल पहलू आए, बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत सारे डिजिटल पहलू आए, जिनसे क्या हुआ, जो उच्च शिक्षा है यानी कि जो हायर एजुकेशन है, उनकी गुणवत्ता में, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में, पहुंच में सुधार हुआ है। ठीक है, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में क्या हुआ था, सुधार हुआ है। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि जो उच्च शिक्षा में जो डिजिटल पहल है, यानी कि जो डिजिटल तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, और जो इंटरनेट है, इन प्रोजेक्ट से उच्चतर शिक्षा में क्या हुआ, डिजिटलाइजेशन हुआ। यानी कि क्या हुआ, डिजिटलाइजेशन हुआ, जिससे क्या हुआ, हायर एजुकेशन का डिजिटलकरण किया गया। ठीक है, यानी कि हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा का डिजिटलकरण किया गया, यानी कि डिजिटल किया गया। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में, जो उच्च शिक्षा के जो पहलू हैं, कौन कौन से पहलू हैं जिस कारण से उच्चतर शिक्षा में, हायर एजुकेशन में तकनीकी और इंटरनेट के
इंटरनेट के माध्यम से क्रांति लाई गई, वो कौन से पहलू हैं उनको हम अच्छे से यहां पर पढ़ेंगे। गाइस थोड़ा पानी पी लेता हूं। देखिए जो स्वयं पोर्टल है, स्वयं पोर्टल लाया गया और किसके माध्यम से लाया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, याद रखिएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से स्वयं पोर्टल लाया गया, स्वयं को लाया गया। देखिए स्वयं एमएचआरडी यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी और क्या है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि एआईसीटीई, एआईसीटीई। देखिए एमएचआरडी और आईसीटी की मदद से माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से बनाया गया, किसको, स्वयं को। तो देखिए इसको, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं और आगे बनते आए हैं और आगे भी बनते रहेंगे कि स्वयं पोर्टल को किसकी सहायता से, किसकी मदद से बनाया गया या लाया गया। तो एमएचआरडी और एआईसीटी यानी कि भारतीय तकनीकी शिक्षा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा, देखिए एमएचआरडी और एआईसीटीई द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से बनाया गया, लाया गया। और ये क्या है, जो स्वयं पोर्टल है क्या है, ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि स्वयं क्या है, तो स्वयं क्या है, एक एजुकेशनल पोर्टल है यानी कि शिक्षा का ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन शिक्षा का, ऑनलाइन एजुकेशन का एक क्या है, पोर्टल है। और इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा के 3 आधारभूत सिद्धांत हैं। इसका जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है स्वयं का क्या है, पहुंच, यानी कि सभी तक पहुंच बने। दूर दराज जहां पर कोई भी स्कूल या कॉलेजेस जहां पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है, जहां पर सिर्फ इंटरनेट है, तो वहां पर स्वयं के माध्यम से वो बच्चा वहां पर पढ़ सकता है। ठीक है, यानी कि एमए, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की वहां पर एजुकेशन ले सकता है, क्लासेस ले सकता है। यानी कि पहुंच का, यानी कि कोई गरीब या कोई भी अमीर, गरीब हो या अमीर हो, सबकी पहुंच हो, स्वयं पोर्टल के माध्यम से सभी की पहुंच हो। और जहां पर स्कूल या कॉलेजेस या टीचर्स नहीं हो पाते हैं, कुछ कॉलेजेस में ऐसा देखा गया है, तो वहां पर भी स्वयं के माध्यम से स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। और निष्पक्षता, ऐसा नहीं है कि वहां पर अमीर बच्चे ही पढ़ सकते हैं, गरीब भी, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है, सभी वहां पर पढ़ सकते हैं। और देखिए स्वयं पोर्टल पर जो बच्चा एजुकेशन लेता है, जो शिक्षा लेता है, बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी फीस नहीं ली जाती। और गुणवत्ता को प्रमोट करता है, क्या करता है, गुणवत्ता को प्रमोट करता है, यानी कि वहां पर हायर लेवल की क्लासेस दी जाती है, हायर एजुकेशन में हायर लेवल की क्लासेस दी जाती है। इतना आपको समझ आ गया ना, स्वयं क्या है, स्वयं पोर्टल क्या है, ये समझ आ गया ना। एमएचआरडी एआईसीटी द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से लाया गया ऑनलाइन शिक्षा का एजुकेशनल पोर्टल है। इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं, क्या है, सभी तक पहुंच हो, निष्पक्षता हो और गुणवत्ता को प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट करता है। अब देखिए स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा क्या है, तो देखिए स्वयं प्रभा डीटीएच चैनलों का एक समूह है। स्वयं प्रभा क्या है, एक डीटीएच चैनलों का एक समूह है स्वयं प्रभा, जिसमें क्या है, जीसैट 50 उपग्रह का उपयोग करके, यानी कि जीसैट 15 उपग्रह का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। स्वयं प्रभा क्या है, एक डीटीएच चैनलों का एक समूह है। क्या है, डीटीएच चैनलों का एक समूह है। यह छात्रों को समय के अनुसार अध्ययन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्टूडेंट्स देखिए अपने टीवी पे, अपने चैनल्स पे, टीवी के चैनल्स पे वहां पर एजुकेशन क्लासेस ले सकता है। और जो स्वयं प्रभा के कितने चैनल्स हैं, 34 चैनल हैं, यहां पर मेंशन नहीं किया गया है, इस बात को आप याद रखेगा। 34 चैनल हैं स्वयं प्रभा के, 34 चैनल हैं स्वयं प्रभा के, 34 चैनल हैं। गाइस देखिए पहले 32 थे, यानी कि 32 थे, लेकिन अब 34 हो गए, करंट में 34 डीटीएच चैनल हो गए स्वयं प्रभा के। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्वयं प्रभा के कितने डीटीएच चैनल हैं, तो आपको याद रखना 34 डीटीएच चैनल हैं, जो क्या है, जीसैट 15 उपग्रहों के द्वारा प्रसारित किया जाता है। जीसैट 15 उपग्रह के उपयोग से प्रसारित किया जाता है। और ये क्या होते हैं, स्वयं प्रभा क्या करता है, शैक्षिक कार्यक्रम को प्रसारित करता है।
यानी कि एजुकेशनल क्लासेस को प्रसारित करता है। ठीक है, एजुकेशनल क्लासेस को प्रसारित करता है। अब है ई शासन और ई गवर्नेंस। ई शासन और ई गवर्नेंस क्या है? ये दोनों है ना, जो ई शासन ई गवर्नेंस, ये दोनों क्या है? ये दोनों शब्द क्या है? सरकारी सेवाओं और सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए और तकनीकी सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की पहलू को दर्शाते हैं। कहने का मतलब जो ई शासन ई गवर्नेंस है, ये दो शब्द हैं। ये सरकारी सेवाओं और सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके दर्शाता है, यानी कि जनता तक पहुंचाता है। ई शासन से शासन प्रक्रियाओं में सुधार आया है। यानी कि ई शासन से कहने का मतलब यह है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से शासन प्रक्रिया में सुधार आया है। कहने का मतलब यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है उसमें क्या हुआ है? सुधार हुआ है। जैसे कि भ्रष्टाचार में कमी, सेवाओं और गुणवत्ता में वृद्धि हुई है और भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। यानी कि जो पार्टिसिपेट होते हैं उनको क्या किया गया है? उनको जो पार्टिसिपेट है, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो पार्टिसिपेट होते हैं, उनको प्रोत्साहित किया गया है, एप्रिशिएट किया गया है। ठीक है, आपने अब देखा होगा सारे फॉर्म पहले क्या होते थे? ऑफलाइन भरे जाते थे। एक फॉर्म आता था मार्केट में, किसी भी जॉब का या वैकेंसी का, कोई भी वैकेंसी आती थी, गवर्नमेंट या प्राइवेट, कहीं पर भी, कोई भी कंपनी का हो या गवर्नमेंट वैकेंसी आती थी कहीं पर भी, तो पहले फॉर्म आता था, फॉर्म भरे जाते थे, डॉक्यूमेंट सारे फोटोकॉपी लगाए जाते थे, एक डाक बनाई जाती थी और उसको बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट किया जाता था, है ना। लेकिन अब सारे फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं? ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। सारा कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, सबमिट हो रहे हैं ऑनलाइन, है ना। तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इससे क्या हुआ? सुधार हुआ है ना। पहले क्या होता था? फीस जमा होती थी, है ना, फीस जमा होती थी, बैंक में जाओ, ड्राफ्ट लगाओ, है ना। अब क्या हो रहा है? ऑनलाइन फीस कट रही है। आपने कॉलेज में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो कोई बच्चे एडमिशन लेते हैं आप में से, तो सारी फीस आपकी ऑनलाइन कट रही है। पहले क्या होता था? कॉलेज में जाओ, फीस रसीद कटाओ, फीस जमा करो, लाइन पे लगो, है ना। अब ऐसा नहीं होता है। तो ये किसके द्वारा, किसके उपयोग से हो रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग से ये सारा कुछ किया जा रहा है। इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार में कमी होती है और सेवाओं में गुणवत्ता होती है और वृद्धि और भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। यानी कि जो पार्टिसिपेट हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको एप्रिशिएट किया गया है, प्रोत्साहित किया गया है। ये जो पहलू हैं, उच्चतर शिक्षा और सरकारी प्रक्रियाओं में डिजिटलाइजेशन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और सेवाओं के पहुंच में सुधार प्रमोट करता है। कहने का मतलब यह है कि जो ये पहलू है, जो ये पहलू है उच्चतर शिक्षा में, हायर एजुकेशन में, और जो गवर्नमेंट की जो प्रोसेस होता है, जो सरकारी जो प्रक्रिया होती है, उसमें सारा कुछ महत्वपूर्ण जो कोई भूमिका निभा रहा है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निभा रहा है। कैसे? डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, डिजिटलेशन के माध्यम से, डिजिटलेशन के माध्यम से या डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अहम भूमिका निभा रहा है। इससे क्या हो रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो रहा है, सेवाओं तक पहुंच हो रही है, और क्या हो रहा है? सुधार को प्रमोट करता है, सुधार को प्रमोट किया जा रहा है। इतना आपको समझ आ गया ना। अब देखिए ई गवर्नेंस के एरिया को हम पढ़ेंगे यहां पर। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर लीजिए। जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। देखिए ई गवर्नेंस के क्षेत्र, देखिए ई गवर्नेंस के क्षेत्र, स्कोप ऑफ ई गवर्नेंस, यानी कि ई गवर्नेंस के जो एरिया है, क्षेत्र है, तो देखिए सरकार से लेकर नागरिकों तक और सरकार से सरकारी संगठनों तक जानकारी और सेवाओं का प्रवाह समाज में होता है। कहने का मतलब यह है कि सरकार से नागरिकों तक जो सूचना पहुंचती है, जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है, नागरिकों से सरकार तक इंफॉर्मेशन सूचना पहुंचती है, यानी कि जो सरकारी संगठन तक जानकारियां पहुंचती है, सरकार से जानकारी नागरिकों तक पहुंचती है ना, सरकार से भी नागरिकों को जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये क्या है? सेवाओं का प्रवाह समाज में होता है। ये सारी सेवाओं का, इन सभी सेवाओं का प्रवाह होता है समाज में। इसका जो माध्यम है इंटरनेट के जरिए से होता है। इसका माध्यम कैसा होता है? इंटरनेट के जरिए से होता है। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से सूचना दी जाती है, सूचना
पहुंचाई जाती है सभी आम नागरिक तक, ठीक है, सभी नागरिकों तक, जिसमें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें और उनके विभाग, नागरिकों, व्यापारी और सरकारी संगठन शामिल होते हैं। जिसमें क्या होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उनके विभाग, नागरिक और व्यापारी सरकारी संगठन शामिल होते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे सभी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सारा कुछ ट्वीट, ईमेल, जीमेल के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, जीमेल के माध्यम, देखिए आम नागरिक को कोई बात सरकार तक पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाते हैं, कोई कैंपेनिंग करके पहुंचाता है, कोई मेल करके पहुंचाता है, कोई ट्वीट करके पहुंचाता है। और किसी को, सरकार को आम नागरिकों तक पहुंचाना कैसे पहुंचाता है, मीडिया के माध्यम से पहुंचाता है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाता है, ट्विटर के माध्यम से पहुंचा देता है सरकार को भी, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ठीक है। तो दिए गए क्षेत्रों के माध्यम से सरकार की पहुंच को समझा जा सकता है। जो एरिया दिया गया है यहां पर, इन माध्यमों से सरकार की पहुंच को अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे सरकार से नागरिक तक, यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, सॉरी सिटीजन, सिटीजन नहीं है, सिटीजन, ठीक है, मेडिसिन का नाम है सिटीजन, वो नहीं है। आप यहां पर गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि सरकार से नागरिक, सिटीजन नागरिक को कहा जाता है, आप सभी को अच्छे से मालूम है। सरकार से नागरिक तक, यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसमें क्या होता है, सरकार नागरिकों को विभिन्न सेवाओं प्रदान करती है। सरकार क्या करती है, नागरिकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है, जैसा कि आवेदन प्रक्रिया, लाइसेंस प्राप्ति, पेंशन आदि। कहीं पर कोई आवेदन कर रहे हैं, आप जॉब के लिए आवेदन कर रहे हैं, या आप अपना कोई लाइसेंस बना रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, या कोई भी अन्य लाइसेंस बना रहे हैं, ठीक है, पेंशन आदि, सब कुछ क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि सब सारा कुछ ऑनलाइन किया जा रहा है। तो ये क्या है, सरकार से नागरिक तक। अब देखिए नागरिक से सरकार तक, अब देखिए बच्चे यहां पर समझ नहीं पा रहे, आई नो मैं समझ रहा हूं। कहने का मतलब सरकार से नागरिक तक का कहने का मतलब यह है गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि देखिए आपने यहां पर क्या पढ़ा, ई गवर्नेंस का जो क्षेत्र है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार क्या करती है, जो सिटीजन है, जो आम नागरिक है, उन तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके समय की बचत कराता है। और इसमें क्या होता है, भ्रष्टाचार में कमी होती है, सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। जैसा कि आप कहीं पर कोई आवेदन करते हैं, जॉब के लिए आवेदन करते हैं, किसी चीज के लिए भी, कुछ भी हो, आप आवेदन करते हैं कहीं पर, यानी कि आपको अपना ऑनलाइन अपना गैस सिलेंडर बुक करना है, तो आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल फोन से ही अपना सिलेंडर बुक करेंगे, है ना। गैस का जो सिलेंडर होता है जिस पर आप खाना बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, ऑनलाइन ही बुक करते हैं। तो ये हो गया आवेदन की प्रक्रिया। ये सारा कुछ कैसा किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा रहा है। लाइसेंस बनाने की प्राप्ति, आप ऑनलाइन ही अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेंशन के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ गया ना। अब है नागरिक से सरकार तक, यानी कि सिटीजन टू गवर्नमेंट, ठीक है, सिटीजन टू गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, ये नागरिकों की तरफ से गवर्नमेंट को फीडबैक, शिकायतें और सुझाव प्रदान करने का माध्यम होता है। अब देखिए आप किसी सरकारी विभाग में चले गए, अपनी कुछ मांगों को लेकर, कुछ भी आपकी कोई समस्या है, वहां पर किसी भी कर्मचारी ने आपके साथ अभद्रता कर ली, माना कि अभद्रता कर ली, तो आप क्या करेंगे, उनसे जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको मेल करेंगे। यदि नहीं सुनते हैं वो, तो आप डायरेक्टली एसडीएम और डीएम के पास जाइए, या फिर उनको कोई एप्लीकेशन बनाकर मेल कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपका जो भी आपका काम होगा, जो भी आपकी समस्या होगी, वो सॉल्व हो जाएगी, और जिस अधिकारी ने आपके साथ अभद्रता की है उसको भी पनिश किया जाएगा, उसको भी पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो सिटीजन टू गवर्नमेंट, यानी कि आम नागरिकों को अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी है। ठीक है, सरकार की कोई पॉलिसी आती है जो कि आम नागरिकों को पसंद नहीं आती है, तो क्या करते हैं, ट्विटर के माध्यम से कैंपेनिंग करते हैं, मेल किया जाता है ना, बहुत सारे तरीके हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये सारी चीजें क्या होती है, सिटीजन टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें आम नागरिकों के माध्यम से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ही किया जाता है। अब देखिए, सरकार से सरकार तक, गवर्नमेंट टू
गवर्नमेंट। कहने का मतलब यह है कि सरकार से सरकार तक। अब कौन सी सरकार? केंद्रीय सरकार से राज्य सरकार तक की बात की जा रही है। ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक की बात की जा रही है। इसमें विभिन्न सरकारों के बीच जानकारियों और सहायता का प्रभाव होता है, जिससे वह सहयोग कर सकती है और अधिक समन्वित निर्णय ले सकती है। कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार ने कोई केंद्र सरकार कोई योजना लेकर आ गई। अब राज्य सरकार क्या करती है? उसको स्वीकार करती है या नहीं करती है, वो राज्य सरकार पर निर्भर करती है। ठीक है, वो राज्य सरकार पर निर्भर करती है। तो ये क्या हो गया? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार को कभी कोई समस्या आती है, कहीं पर कोई आपदा आ गई, कोई भी समस्या हो गई किसी स्टेट में, कोई भी ट्रेजरी हो गई, कोई घटना घट गई, तो क्या करती है? केंद्र सरकार वहां पे हस्तक्षेप करती है, उनकी सहायता करती है, उनकी मदद करती है। ठीक है, राज्य सरकार की वहां पर मदद करती है। तो ये क्या हो गया? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। समझ आ गया ना आपको अच्छे से? अब है सरकार से व्यापारियों तक। जो व्यापारी होते हैं हमारे व्यापारी भाई बंधु, तो व्यापारियों तक, सरकार से व्यापारियों तक, यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, सॉरी बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि सरकार से व्यापारियों तक। तो देखिए यहां क्षेत्र व्यावसायिक और संगठनों के लिए होता है। जो व्यवसाय यह क्षेत्र होता है, जो बिजनेस का क्षेत्र होता है, किसके लिए होता है? जो व्यवसायिक जो क्षेत्र होता है, ये क्या होता है? व्यवसायिक संगठनों के लिए होता है, जिन्हें लाइसेंस, अनुबंध, सूचना आदि प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। अब देखिए ये क्या होता है? लाइसेंस बनाने में, जैसे कि आपने कोई उद्योग धंधा करना है, कुछ भी उद्योग करना है आपने, तो सबसे पहले आप अपना लाइसेंस बनाएंगे। ठीक है, यदि आपको कोई फैक्ट्री डालनी है, कुछ भी आपको अपनी कंपनी खोलनी है, कपड़ों की कोई फैक्ट्री डालनी है, कोई भी आपने लघु उद्योग खोलना है, तो आप सबसे पहले अपना लाइसेंस बनाएंगे। ठीक है, यदि आपको कहीं पर वर्कशॉप डालनी है, गाड़ी से लेकर मोटर मैकेनिक का कोई वर्कशॉप डालना है, तो सबसे पहले आपको अपना लाइसेंस बनाना होगा, अपना प्रमाण पत्र बनाना होगा। अनुबंध, सूचना आदि प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। PMKY एक योजना आई थी हमारी सरकार की, PMKY। तो वहां पर सिलाई से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित और मेडिसिन से संबंधित, मेडिकल से संबंधित, ये सारा कुछ वहां पर प्रमाण पत्र दिया जाता था, और वहां पर उसके माध्यम से आप अपनी दुकान भी खोल सकते हैं और बैंक से लोन वोन भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक उद्योग खोलने के लिए सरकार ने क्या किया? एक मदद की, यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि सरकार ने आपको आपके उद्योग खोलने के लिए, आपको आपका बिजनेस सेटअप करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए मदद किया। तो ये है इसका मतलब, गवर्नमेंट टू बिजनेस। समझ गए ना आप? इस तरह से ई गवर्नेंस एक ऐसी प्रक्रिया है, ई गवर्नेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जो सरकारी जानकारी और सेवाओं को नागरिकों और व्यवसायों तक पहुंचाने में मदद करती है। ठीक है, मदद करती है, ये एक माध्यम है। क्या है ई गवर्नेंस? क्या है? एक माध्यम है, सरकार से आम नागरिक, सरकार से जो व्यवसायिक हैं, और सरकार से सरकार, और नागरिकों से सरकार, और व्यवसायिक से सरकार। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया ना अच्छे से? सो गाइस, इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर लिया जाता है। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और देखिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। सो गाइस, आज की क्लास हमारी यहीं तक।